हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो सेविट्स लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एप्लीकेशंस। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप और सर्कुलर वायर। सपोज ये मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है, इसमें करंट कितना ट्रेवल कर रहा है I। इसका सेंटर है O, दैट इज द ओरिजिन, और यहां से मेरे पास जा रही है X एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है? सर्कुलर लूप की एक्सिस। इसी पर मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया है P, जहां पे मुझे इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका रेडियस क्या है। इसका रेडियस रहेगा कैपिटल R, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं सपोज x डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। अब हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे यहाँ से हमने कंसिडर किया कोई करंट एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, और इस करंट एलिमेंट की वजह से मैं सबसे पहले फाइंड करूंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन P। यही हमने बायो सेविट्स लॉ में पढ़ा था कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैं किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी इस पॉइंट P से इस तरह, और ये होगा R। ये एंगल रहेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखिए ये DL था और ये R था, और DL और R के बीच में जब भी सर्कुलर का केस आएगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर भी एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो जब मुझे साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी, मैं वहाँ पे क्या पुट करूँगी? साइन ऑफ 90। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है। ये ट्राइंगल का एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है जो DL बना रहा है R के साथ, और इस एंगल को मैं लूँगी फाई। देखिए अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू R एंड DL। सपोज ये मैंने लिया था करंट एलिमेंट DL इन R के परपेंडिकुलर, यहाँ पे मेरे पास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, और इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अलोंग x एक्सिस एंड वन इज अलोंग y एक्सिस। जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा, देखिए अब ये एंगल भी क्या रहेगा? फाई, ड्यू टू सिमेट्री। तो इस साइड मेरे पास आ जाएगा dB cos ऑफ फाई, और इस साइड मेरे पास आ जाएगा dB sin ऑफ फाई। अब देखिए ये तो मैंने कंसिडर किया था एक एलिमेंट। अब अगर मैं कंसिडर करूंगी थ्रू सिमेट्री, इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे एक एलिमेंट, देखिए सेकेंड एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन है कुछ इस साइड, और इसको भी मैं जब यहाँ से जोड़ूंगी तो थ्रू सिमेट्री ये एंगल भी हो जाएगा फाई, और मेरे पास नीचे भी एक dB की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम नाम देंगे dB डैश। dB डैश वेक्टर, ये सब क्या रहती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज रहती हैं। अब ये dB डैश के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अलोंग दैट x एक्सिस dB डैश साइन ऑफ फाई, एंड एक होगा dB डैश कॉस ऑफ फाई। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ dB एंड dB डैश यूजिंग बायो सेविट्स लॉ। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे और कौन से कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलिए dB की वैल्यू क्या होगी यूजिंग बायो सेविट्स लॉ? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL साइन ऑफ, अब ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री, और नीचे रहता है R का स्क्वायर। R यहाँ पे क्या है? ये डिस्टेंस मेरे पास, और इसकी मैं वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या फाइंड कर सकती हूँ? ये देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ये ले रही हूँ, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया CO और इस पॉइंट को नाम दिया था P, तो COP ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये R है, ये X है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे आता है आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से और मेरे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं डी बी डैश की वैल्यू फाइंड करूं तो वो भी सेम आएगी, म्यू नॉट आई डी एल दिस करंट एलिमेंट साइन ऑफ 90 डिग्री। अब ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही, अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि ये भी सिमेट्री से आर हो रहा है, ये हमारे पास रेडियस ही आ जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस ही है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू सेम मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सेम निकाल लूंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी बी एंड डी बी डैश दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो देखिए अब ये डी बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है और डी बी कॉस फाई जो ऊपर वाला है दैट इज बिल्कुल ऑपोजिट टू डी बी डैश कॉस फाई, तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी वो कौन सी होंगी, ये दोनों कंपोनेंट्स की, डी बी साइन फाई एंड डी बी डैश साइन फाई। और इसी तरह अगर मैं बहुत सारे करंट एलिमेंट्स कंसिडर कर लूँ इस साइड, तो हर टाइम पे क्या होगा, कॉस वाले सारे कंपोनेंट्स कट जाएंगे, हमेशा कंट्रीब्यूशन किसकी आएगी, साइन वाले कंपोनेंट्स की। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई आई डी एल, साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो हम नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ फाई। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन ऑफ फाई, इसकी वैल्यू हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग अ ट्राइंगल। अब देखिए अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ ये वाली ट्राइंगल COP, तो इसमें साइन ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे साइन ऑफ फाई की वैल्यू क्यों चाहिए, अब हमें साइन ऑफ फाई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी और DL की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। साइन ऑफ फाई को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए साइन ऑफ फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है हमारे पास R और परपेंडिकुलर ये दैट इज कैपिटल R। और इस R की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, उसकी वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास साइन ऑफ फाई की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई, अब ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, R अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन में आपके पास क्या रह गया, सिर्फ DL। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, DL यहाँ पे क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, तो ये क्या हो गया, सर्कल बन गया जिसका रेडियस है कैपिटल R। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई इंटू R। तो B की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर थी 1 और इसकी पावर थी हाफ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू R इंटू 2 पाई R। अब देखिए R स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, 1 जा 2 जा, तो हमारे पास B आ जाएगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर इंटू 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की एट एनी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब इसमें हम स्पेशल कंडीशन लगाते हैं। देखिए अगर मैं x की वैल्यू कर देती हूँ 0, अगर मैं x की वैल्यू क्या कर रही हूँ 0, तो मैं कहाँ पर आ गई, x यहाँ पर था, मतलब मैं आ गई सेंटर पे। और सेंटर के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कितनी वैल्यू आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने ये फॉर्मूला ठीक निकाला है। चलिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर, 2 x की वैल्यू 0 होगी, आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो नीचे आ जाएगा r का क्यूब विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2। अब ये स्क्वायर है ये क्यूब है तो नीचे रह जाएगा r। ये सेम वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई इंटू डिवाइडेड बाई 2R।
ये क्या वैल्यू आ गई सेंटर पे, मतलब ये हमने जो फॉर्मूला निकाला है ये ठीक है एंड दिस इज वैलिड फॉर्मूला, दिस इज वैलिड फॉर्मूला। इसको CTM कर लीजिए, यानी कि क्रैम टू मेमोरी। ये कौन सी वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की एट एनी पॉइंट P विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेविट्स लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सबसे पहले आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बनाएंगे, इसमें से करंट कुछ ट्रेवल कर रहा है I, और बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट लेंगे हम इस वायर से, दैट इज सम पॉइंट P, और इस पॉइंट P को हम ज्वाइन करेंगे इसके एंड पॉइंट्स के साथ, लाइक दिस। ये वाला एंगल होगा φ1 एंड ये वाला एंगल होगा φ2। आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। मैंने φ1 को मेजर किया है इस P से ऊपर वाली साइड एंड φ2 को मेजर किया है इस P से नीचे वाली साइड, ठीक है। अब मैं इस करंट कैरिंग वायर में एक एलिमेंट कंसिडर करूंगी स्मॉल सा, दैट इज IDL, और इस करंट एलिमेंट को मैं ज्वाइन करूंगी इस पॉइंट P के साथ, और जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ये होगा थीटा। जो इतना एंगल बन रहा है इसको मैं बोलूंगी थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा था, ये 90 था, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज टोटल सम क्या होना चाहिए हमारे पास 180 होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए हम P पॉइंट पर बायो-सेविट्स लॉ का यूज करेंगे। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl। अब यहाँ पे एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। जो हमारे पास एंगल होता है करंट के वेक्टर में, मींस IDL में एंड दिस R वेक्टर में, वही हम एंगल लेते हैं यहाँ पे बायो-सेविट्स लॉ में। तो यहाँ पर एंगल क्या है अब 90 माइनस थीटा, तो आप लेंगे यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए A, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर dl इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, ये थीटा ये वाला एंगल है, अगर मैं इस थीटा को वेरी कर दूं इस सारी साइड, मतलब थीटा को मैं वेरी कर दूं φ2 तक और इसी थीटा को मैं वेरी कर दूं φ1 तक, तो मेरे पास ये सारा एंगल कवर हो जाएगा, मीन्स ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और जब ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तो मुझे इस टोटल वायर की वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि थीटा अब क्या है, वेरिएबल है, और इसको हम लेंगे -φ/2 टू φ1। -φ/2 क्यों लिया है, अगर मैं मान रही हूँ ये कुछ ओरिजिन है लाइक दिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो उस ओरिजिन के नीचे सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब φ2 वाले सारे एंगल नेगेटिव एंड φ1 वाले सारे एंगल पॉजिटिव। तो मेरी लिमिट्स क्या रहेंगी थीटा की, -φ/2 टू φ1। तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई, ये सब कॉन्स्टेंट्स थे, इंटू DL कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स रहेंगी -φ/2 टू φ1। अब आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या है हमारे पास थीटा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में DL की जगह क्या आना चाहिए, D ऑफ थीटा। हमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसकी, D ऑफ L की एंड R की इन टर्म्स ऑफ थीटा। R की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगी, अब आप इस ट्राइंगल में लगा लीजिए कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है A एंड हाइपोटेन्यूज क्या है R। तो हमारे पास
कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a बाय आर, और यहाँ से r को मैं लिख सकती हूँ r इज इक्वल्स टू a बाय कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल में tan ऑफ थीटा फाइंड करूँ, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये कितनी है, सपोज ये मैंने कंसिडर किया हुआ है कोई लेंथ l, तो ये हो जाएगी l बाय बेस कितना है a, तो यहाँ से आप l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, l की वैल्यू क्या आ जाएगी, a tan थीटा, l इज इक्वल्स टू a tan थीटा। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dl की, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, l इज इक्वल्स टू a tan थीटा, तो dl इज इक्वल्स टू a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो फाइनली हमारे पास r भी थीटा की टर्म्स में आ गया एंड dl भी थीटा की टर्म्स में आ गया। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई माइनस 5/2 to 5/1, dl की वैल्यू क्या है, a सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यानी कि a बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम आगे करेंगे सिंप्लीफाई। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब सेकेंड स्क्वायर थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई माइनस 5/2 to 5/1, a सेकेंड स्क्वायर थीटा नीचे आके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे था a स्क्वायर और हमारे पास एक कॉस के, और हमारे पास एक कॉस थीटा भी पड़ा था ये वाला इंटू डी थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक a से एक a भी कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, अब a हम कांस्टेंट है तो बाहर ले आएंगे, माइनस 5/2 to 5/1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा इन द लिमिट्स माइनस 5/2 to 5/1। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन थीटा, एंड इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, माइनस 5/2 to 5/1। अब हमारे पास बनने जा रहा है फाइनल फॉर्मूला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन ऑफ, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, साइन ऑफ 5/1 माइनस साइन ऑफ माइनस 5/2, एंड आपको पता है साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये वाला अगर माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा तो हमारे पास सेंटर में क्या बन जाएगा, प्लस, तो मैं इस माइनस को यहाँ से उठाकर बीच में ले आती हूँ, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया B का, magnetic field at any point P due to this long current carrying wire is equals to mu naught I by 4 pi a into sin of phi1 plus sin of phi2। अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि a यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड phi1 एंड phi2 एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं। phi1 को हमेशा हम इस साइड को मेजर करेंगे एंड phi2 को हमेशा इस साइड को मेजर करेंगे। अब हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड दो स्पेशल केसेस लेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये हमारे पास आ गया था फॉर्मूला ड्यू टू दिस वायर, अब हम स्पेशल केसेस लेंगे। पहला केस लेंगे अगर हमारे पास वायर क्या है, इनफाइनाइट, ये मैंने वायर ड्रॉ करी थी, सपोज ये इस सेंड से भी इन्फिनिटी पे जा रही है और यहाँ पे भी एक क्या जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, और मुझे किसी परपेंडिकुलर पॉइंट P पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा phi1 एंड phi2 की वैल्यू। अब इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे पास ये वायर यहाँ तक थी तो कुछ एंगल रहा होगा phi1, अगर यहाँ पर थी तो कुछ phi1 प्लस ऑफ समथिंग, ऐसे करते करते हमें इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो मेरे पास इन्फिनिटी पर कैसा एंगल प्रिटेंड होता है कि phi1 एंगल क्या है, 90 डिग्री।
आपने वो लाइन तो सुनी होगी, दैट पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। तो ये दोनों पैरेलल हैं अगर, तो मीट करेंगे इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे के केस में भी हमारे पास φ2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई a साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 = 2, ये कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई a। अब दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब सेमी इन्फिनाइट वायर है। कैसी है, सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट के केस में क्या होगा, अगर मैंने एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट कंसिडर किया है P, ये वाला, तो इसके केस में मेरे पास φ2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखिए अब φ2 एंगल क्या होता था, इसके एंड पॉइंट से इसका जो हम जोड़ के एंगल बनाते थे, बट यहाँ पर तो कोई एंगल ही नहीं आ रहा, 0 डिग्री आ रहा है, तो मतलब इसके केस में φ2 की वैल्यू होगी 0 डिग्री एंड φ1 की वैल्यू क्या होगी। अब ये सेमी इन्फिनाइट है, मतलब एक साइड से ये इन्फिनिटी को जा रही है, तो जिस साइड से इन्फिनिटी को जा रही है वहाँ से हमें एंगल क्या शो होगा P पॉइंट पर, 90 डिग्री। तो सपोज यहाँ से मुझे एंगल क्या शो हुआ, 90 डिग्री। तो मेरे पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। अब φ1 की वैल्यू है 90 डिग्री, तो 1 प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पे अंदर मेरे पास 1 आएगा, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। आप डायरेक्टली ये वैल्यूज याद रख सकते हैं। इन्फिनाइट केस के लिए वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई a, एंड सेमी इन्फिनाइट केस के लिए वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS एजुकेशन।